Okay, hello. Good morning to all my medical aspirants. How's you? How is the study going? All well? Okay. So today we are going to start biotechnology. हम लोग आज बायोटेक स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली उस जो मैं ट्राई कर रही थी डेट स्क्रीन कास्टिंग दैट इज कॉजिंग सम ट्रबल बट आई विल मेक श्योर कि मैं थोड़ा माइक लेकर के उसको सही कर लूँ. सो तब तक अभी फिलहाल हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं टिल नाउ. आई विल गेट इट. सो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायो मतलब बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए या फिर उसको और वर्स करने के लिए. मतलब बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, मतलब बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इसका क्या रोल है. जैसे कि अभी तक तो टेक्नोलॉजी कौन टेक करते हैं? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में ही ज़्यादातर आप जान रहे हो कि टेक्नोलॉजी तो उनको ही करना होता है, मतलब जो भी रिलेटेड होते होंगे. और बहुत बच्चे जान भी रहे होंगे कि बायोटेक हाँ क्या होता है, टर्म भी सुना होगा, ये कोर्स भी होती है आगे चल करके. इंडिया में अभी भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप अभी नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम होती है जॉब फाइंड आउट करने में, बट धीरे धीरे ग्रो कर रही है. आई एम नॉट सेइंग कि जॉब नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है. अगर आप ICAR कॉलेज के थ्रू जाते हो, थ्रू अ गवर्नमेंट कॉलेज, आपको बहुत ईजिली आपको एक गवर्नमेंट जॉब, एक सिक्योर जॉब मिल जाती है. दैट सिक्योरिटी इन योर लाइफ वो मिल जाती है. हाँ, लेकिन प्राइवेट से अगर आपने ऑप्ट किया है, उसके बाद मास्टर्स भी प्राइवेट से कर रहे हो तो थोड़ा आपको मुश्किल होती है. बट अगर आपके अंदर स्किल है यू कैन गेट दैट ऑल्सो टू. और डेडिकेशन, सिंसियरिटी, स्किल और डेडिकेशन अगर ये है तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको बायोटेक में इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ, अमेरिका ये सब में तो इसका इतना अच्छा स्कोप है, दे गेट वेरी हाई पैकेजेस, बहुत अच्छी पैकेजेस लगती हैं बायोटेक्नोलॉजी में. तो इस तरीके से और ठीक है. तो हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और उसके प्रोसेस, मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी इस टर्म को दिया था हमारे किसने? कार्ल एरकी ने. किसने दिया था? कार्ल एरकी ने दिया था. इसमें ये डील करते हैं कि ये एक क्या होता है, टेक्निक होती है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम ऑर्गेनिज्म से ही ले करके और उससे क्या बनाते हैं, उस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोसेस करते हैं जो कि एंड ह्यूमंस के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा. जैसे कि मान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली कर क्या रही है, हमें कोई मतलब केमिकल्स की ज़रूरत थी या फिर किसी एंजाइम की ज़रूरत थी, तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, मान लेते हैं वो कोलाई बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उससे वो और एंजाइम निकाल करके वो हम अपने लिए यूज़ कर लेंगे. या फिर हॉर्स में अगर वो प्रेजेंट है, मतलब एनी एनिमल अगर उसमें प्रेजेंट है तो DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन एडमिनिस्टर इनटू आवरसेल्फ. हम उसको खुद के इस्तेमाल के लिए यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं. अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने डिजीजेस को प्रिवेंट नहीं किया, हमने डिजीजेस को होने दिया जो अभी चल रहा है. बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? तो रीजन बिहाइंड कि डिजीज का कोई प्रिवेंशन नहीं लाया गया, डिजीज का सिर्फ क्योर लाया जा रहा है. तो क्योर से बेटर है अगर गवर्नमेंट क्या करे, प्रिवेंशन पे वर्क करे. अगर प्रिवेंशन के लिए काम किया जाएगा तो डिजीज की आपकी इतनी ज्यादा होंगी ही नहीं, तो प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं. प्रिटी ऑब्वियस थिंग है ना. ठीक है, तो इस सेंस हमें ये पता चलता है जैसे कि कर्ड मेकिंग, ब्रेड, वाइन, उसके अलावा ये सारे हमारे माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस के थ्रू ही बनते हैं. और ये हम हाँ, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, कर्ड, ब्रेड और वाइन मेकिंग जो है ये भी हमारे क्या बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही ये भी बनते हैं, मतलब माइक्रोब मीडिएटेड हमारे प्रोसेसेस ये भी हैं. उसके अलावा और हम देखते हैं तो ये हमारा किस सेंस में और यूज़ किया जाता है, तो एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में भी यूज़ किया जाता है. वेट फॉर अ सेकेंड, इट्स फाइन, यस. तो इसको और किस सेंस में यूज़ किया जाता है, तो किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए. जैसे कि आज के टाइम पे देखें तो ये प्रोसेसेस का हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं, मतलब GMOs ऑर्गेनिज्म में भी यूज़ करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. तो और ये फर्दर और आपके इसमें जैसे कि लार्जर स्केल पे इसका यूज़ किया जाता है. और भी प्रोसेसेस है और साथ ही टेक्निक्स है जिसका और भी इस्तेमाल किया जाता है किसमें, हमारे बायोटेक में. जैसे एग्जांपल की बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि जिससे हमारा क्या बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन हुआ. तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जीन को सिंथेसाइज करते हैं एंड देन यूज़ करते हैं. फिर एक और चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, तो हम लोग वैक्सीन को डेवलप करते हैं, मतलब DNA वैक्सीन को डेवलप करते हैं या फिर किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना. ये सारा हमारा किसका पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी. मतलब बायोलॉजी है, एक लाइफ है, उसके साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए जा रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी.
फिर हमारे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFP जो है, इन्होंने डेफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का कि ये क्या करता है, इनकम्पास करता है, मतलब दोनों चीज को, एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से भी या फिर मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो डेफिनेशन इन्होंने ये दिया कि जो भी इंटीग्रेशन है हमारे नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, सेल्स का, उसके पार्ट्स का, या फिर मॉलिक्यूलर जो एनालॉग्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, यही किसके लिए किया जाता है, बस हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए ये किया जाता है। अब प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले दो कोर प्रिंसिपल टेक्निक्स हैं, 2 कोर टेक्निक्स हैं जिसने हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म दिया। सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आई थिंक इसके कहना चाहिए ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल, मतलब उसकी मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब DNA और RNA को, इसको हम लोग और बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड देन उसका फिनोटाइप ही हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ DNA टेक्नोलॉजी बताता है। एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, तो इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं जो भी स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एक एम्बियंस हमारे केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हमारा ग्रोथ होती है सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल का एक बड़े क्वांटिटी में, ताकि हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाए एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, जैसे कि एंटीबायोटिक्स को बनाना, वैक्सीन को बनाना, एंजाइम्स को बनाना, ये सारा हमारा क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आती है। मतलब जो लोग भी क्या करते हैं, ड्रग्स के लेवल पे काम करते हैं या फिर वैक्सीन के लिए, एंजाइम्स के लिए, वो किसके लिए कर रहे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए। बाद बाकी अगर आप क्या कर रहे हैं, होस्ट के ज्यादा फिनोटाइप को, होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को जब चेंज कर रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, तो वो हमारे पॉल बर्ग। और जैसे कि टर्म जो है हमारा काइमेरिक DNA, इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जैसे कि आप ना अप्रिशिएट करेंगे, जैसे हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन आया ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो इससे क्या देखने को मिला, हमारा वेरिएशंस काफी देखने को मिला, मतलब लोगों में एडेप्टेबिलिटी आई। अगर ये इंसानों में भी क्या होता, अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, तो क्या एडेप्टेबिलिटी फैक्टर जनरेट होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ड्यू टू ओनली बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडेप्टेबिलिटी जनरेट हुई है। उसके अलावा इसमें और अपॉर्चुनिटीज दिए गए, किसके लिए, तो जो भी वेरिएशंस हुए और फॉर्मुलेशंस हुए एक यूनिक कॉम्बिनेशन का, एक जेनेटिक सेटअप बनाने के लिए। फिर उसमें से कुछ जो थे हमारे बेनिफिशियल थे ऑर्गेनिज्म के लिए, साथ ही साथ हमारे पॉपुलेशन के लिए भी। तो जो हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएशन को शो करते हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर इसी में यूज किया गया, प्लांट में और एनिमल ब्रीडिंग में, जिसमें हमें देखने को मिला कि मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे कुछ अनडिजायरेबल जीन्स के डिजायर्ड जीन्स के साथ। तो ये टेक्निक जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग था, यहाँ पे हमारा है रिकॉम्बिनेंट DNA। तो इसमें हम लोग यूज किया गया किसका, जीन क्लोनिंग की गई और जीन को ट्रांसफर करना, तब इसका लिमिटेशन और ज्यादा ओवरकम किया गया। फिर उसको आइसोलेट करके अलग तरीके से, मतलब जो भी हमारा डिजायरेबल जीन है सिर्फ हम उस पर ही काम कर रहे हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग दी अनटारगेटेड जीन, मतलब जिसका कोई काम ही नहीं है, हम उस पर क्यों वर्क करें। तो दैट हाउ दे डिड। तो क्या आपको मालूम है एक DNA, जो पीस ऑफ DNA, तो उसकी किस्मत क्या होती है, जो कि अगर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए एलियन ऑर्गेनिज्म में, तो ज्यादातर क्या होता है, जो पीस ऑफ DNA क्या कर सकता है, या तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक वो क्या, अगर वो प्रोजेनी सेल्स में अपने नहीं है तो। लेकिन जैसे ही वो इंटीग्रेट करने लगता है अपने जीनोम को रेसिपिएंट से, तो ये मल्टीप्लाई कर लेती है और ये कैसे हो जाती है, इनहेरिटेड हो जाती है हमारे होस्ट DNA के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एलियन पीस होते हैं ना DNA के, वो किसके पार्ट बन जाते हैं, क्रोमोसोम के पार्ट बन जाते हैं, और बाद में उसके पास क्या है, एक एबिलिटी है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, तो हमारे एक स्पेसिफिक DNA को क्या, DNA सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से आपका इनिशिएशन शुरू हो रहा था, जो कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लिकेशन शुरू होने लगता है हमारे जो DNA के एलियन पीस है एक ऑर्गेनिज्म में, और इसको क्या हमारा जरूरत पड़ता है, तो क्रोमोसोम्स इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जैसे ही एलियन DNA क्या करती है, लिंक कर जाती है, ORI आपका काम करना शुरू कर देती है और यहाँ से हमारे रेप्लिकेट हो जाते हैं, और होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या करती है, उसको मल्टीप्लाई करती है खुद, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, या फिर मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बोला जाता है किसी भी टेम्पलेट DNA का।
फिर हम आगे देखते हैं कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन होना कोई भी आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का। तो जो कंस्ट्रक्शन होती है हमारी, वो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए इमर्ज हुई है कहाँ से हुई है, तो पॉसिबली हमारे जीन इनकोडिंग को लिंक करती है, मतलब किससे, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। जैसे कि मान लेते हैं प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या करती है, ऑटोनोमसली खुद को रेप्लिकेट करती है। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसका डीएनए होता है, किसके वाले, तो सैल्मोनेला टाइफी में स्टैनली और कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इसको बताया था 1972 में, फिर से आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डीएनए के पीस को कट करके, एंड देन वहां से प्लाज्मिड से, जो कि रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए, हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए काम कर रहा था। मतलब बेसिकली क्या किया गया था, सैल्मोनेला जो टाइफियम है ना, टाइफूरियम, उससे ना क्या किया गया था, उसके प्लाज्मिड से एक सीक्वेंस को कट कर लिया गया था और वहां से एंटीबायोटिक्स का सिंथेसिस किया गया था। तो ये जो कटिंग डीएनए का होता है ना, वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे होता है, जिसके बाद में जब इसको डिस्कवरी हुई तो इसको क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर सीजर, जिसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको डिस्कवर किया था हमारे अल्बर्ट नाथन एंड स्मिथ ने। फिर ये जो कट पीस होते हैं ना डीएनए के, वो फिर लिंक्ड हो जाते हैं किसके हेल्प से, प्लाज्मिड के हेल्प, प्लाज्मिड डीएनए के हेल्प से। प्लाज्मिड डीएनए किसकी तरह काम करता है, फिर वेक्टर की तरह काम करता है, और ये डीएनए के पीस को ट्रांसफर करने में मदद करता है। जैसे मान लेते हैं ये प्लाज्मिड था, यहाँ से हमने डीएनए के पार्टिकल को कट किया, और फिर अब जब वहां से उसको क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह वो काम कर रहा है। अब वो आगे चलकर क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे कि मॉस्क्यूटो जो होता है वो कैसे इंसेक्ट वेक्टर का काम करता है मलेरियल पैरासाइट के लिए ह्यूमन बॉडी में, सेम उसी तरीके से जो प्लाज्मिड होती है वो किसके तरह काम, किसको की तरह यूज किया जाता है, वेक्टर की तरह, ताकि हम एलियन पीस में इसको डिलीवर कर पाए। ठीक है, जिसको और बाद में चल करके इसको क्या करते हैं, हाँ, जो एंड को जॉइंट्स करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंजाइम डीएनए लाइगेज का, और कट करने के लिए हेलिकेज का। तो फिर यहाँ से एक न्यू हमारे कॉम्बिनेशन बन जाता है सर्कुलर ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए हमारे इन विट्रो में, और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही इसको बोला जाता है। तो जब डीएनए क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, इसेरिशिया कोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जो कि काफी क्लोज रिलेटेड होता है किससे, सैल्मोनेला से। तो ये रेप्लिकेट करेगा हम अपने न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, और अपने मल्टीपल कॉपीज को बना लेगा। ये जो एबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपीज बनाने की एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन में, जो कि हमारे किसमें, ई कोलाई में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हमारे ई कोलाई में बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे पहला तो उस डीएनए को आइडेंटिफाई करो जो आपके लिए चाहिए, मतलब डिजायरेबल जीन्स के उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना। सेकंड कि हम क्या करेंगे, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड थर्ड कि जो मेंटेनेंस करेंगे, जो इंट्रोड्यूस डीएनए है होस्ट में, वो ट्रांसफर हो जाए कैसे, प्रोजेनी के डीएनए में वो आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने एक एंटीबायोटिक मतलब एक रिकॉम्बिनेंट बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सॉरी फॉर वेरी शॉर्ट वीडियो बिकॉज actually I have some issue there, so I think from Monday, not tomorrow, Sunday I will be on off. I have some early work, that's why I can't record it in morning. Yeah, I will try maybe in evening but not so sure. Okay, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो बायोटेक को, और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस प्राइम से किस प्राइम होगा वो भी याद करो, जो कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। साथ कौन कौन से टूल्स, जैसे कि हेलिकेज का काम क्या होता है ये तो मालूम ही है, जैसे कि जैसे ई कोलाई है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के बीच में ये हो सकता है, मतलब प्लाज्मिड का जो एक्सचेंज किया जाता है, इसके बारे में आप देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग प्रीवियस चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। टिश्यू कल्चर में पढ़ा दूंगी, बट वो पूरा चैप्टर तो अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ, टिश्यू कल्चर आई विल कवर इट, इसके साथ ही मैं लेके चलूंगी उसको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, आई होप यू आर डूइंग ऑल गुड। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ luck.